हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियोस में दोबारा। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। चलिए जानते हैं हमने अब तक क्या पढ़ लिया इकोनॉमिक्स में। हमने हमारी कौन सी यूनिट चल रही है, हमारी यूनिट 3 चल रही है। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर थे। कौन कौन से? एक तो था हमारा चैप्टर 7, ठीक है। चैप्टर 7 कौन सा था हमारा? एग्रीगेट डिमांड एंड उससे रिलेटेड कंसेप्ट थे कुछ, ठीक है। और चैप्टर 8 क्या था हमारा? चैप्टर 8 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। हमने क्या जाना था चैप्टर 8 में? हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में जाना था। अब चैप्टर 9 आया है हमारा। चैप्टर 9 का नाम क्या है हमारा? प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे क्या चैप्टर 9 प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। इस यूनिट को कंप्लीट करते हुए हमारी नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम बढ़ेंगे। इसमें हमारे मतलब 2-3 चैप्टर रह जाएंगे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रह जाएगा, गवर्नमेंट बजट रह जाएगा एंड बीओपी रह जाएगा। इन 3 चैप्टर के बाद हमारा क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना होगा। कौन कौन सी टर्म्स होंगे हमारी? जैसे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलेंट्री, ऐसी कुछ हमारी मैनी टर्म्स हैं जो हमें कुछ जानने होंगे। उसके बाद हमारा बेसिक चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। साइड कर देते हैं। सबसे पहले हमें जानना है किसके बारे में? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहले हमें यह पता है कि जो इक्विलिब्रियम वर्ड आ रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। हमारी कंट्री में इक्विलिब्रियम कब आता है? आप सभी को पता होगा, जैसे हमने चैप्टर में पहले क्लियर करा है। हमारी इक्विलिब्रियम में कंट्री में कब आता है? जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर हो? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। कब? एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर जब होगी तो हमारी कंट्री में क्या आती है? इक्विलिब्रियम आता है। मतलब जब कोई बायर ये सोचता है कि मैं अगले साल कितनी यूनिट्स खरीदूंगा, क्या मैं कितनी यूनिट्स खरीदूंगा, ठीक है। और जो एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब जो प्रोड्यूसर है, वो क्या सोचता है कि मैं अगले साल जो जितनी डिमांड आएगी मैं कितनी डिमांड उन लोगों की पूरी करूंगा, मतलब मैं कितना स्टॉक अपना सप्लाई करूंगा। ये हम आने वाले समय की बात करते हैं, जब नेक्स्ट ईयर आता है हमारा, जब बायर सोच रहा है कि मैं कितनी यूनिट्स परचेज करूंगा, मैं कितनी डिमांड करूंगा, और जब क्या प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करेगा, तो हम इसे क्या बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारी इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होती है और अंडर हमारी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। चलिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारी कंट्री में इक्विलिब्रियम है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे यहाँ कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 10,000 यूनिट्स, ठीक है। जो बायर है वो कितनी यूनिट्स परचेज कर रहा है? हमारे 10,000 यूनिट्स, ठीक है। 10,000 यूनिट्स क्या कर रहा है? बायर परचेज कर रहा है, ठीक है। अब डिमांड कितने क्या हमारी हमारी 10,000 यूनिट्स की। ऐसी जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई, जो हमारे सप्लायर है, वो क्या कर रहे हैं? वो भी 10,000 की सप्लाई कर रहे हैं। इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए, बायर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो सप्लायर है वो भी 10,000 यूनिट्स क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है। अब क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी कैपेसिटी लगा के इन्होंने क्या कर दिया? 10,000 अपनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी। इसी को हम क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कैसे? जितनी डिमांड आई उतनी एग्रीगेट सप्लाई हमें क्या मिल गई? कंप्लीट हो गई। क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी में क्या है? एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि जो सप्लायर पे जितनी भी उन पे पोटेंशियल था उन्होंने अपना सारा लगा के क्या कर दिया? यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी। और वो इतनी ही कर सकते हैं, और हमारा क्या आ जाता है? एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई आ जाता है, क्योंकि जितनी की डिमांड आई थी उतनी सप्लाई हमारी क्या हो रही है? पूरी हो रही है। तो इसलिए हमने क्या बोला इसे? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है इस बार? 10,000 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन अब एग्रीगेट सप्लाई आपकी, एक सेकंड, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम लेते हैं जैसे
7,000, आपकी 7,000 क्या आ रही है, आपकी एग्रीगेट डिमांड आ रही है। डिमांड कितनी आ रही है आपकी, 7,000 आ रही है। अब सप्लायर सोचेगा हमारी इकोनॉमी में कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी तो हम 1,000 यूनिट्स बना सकते हैं, लेकिन अब सप्लायर पागल तो नहीं है कि वो अब 1,000 यूनिट्स दोबारा बनाएगा कि 300 उसकी क्या चली जाए आपकी यूनिट्स, उसकी तो बर्बाद हो जाएंगी, उसको प्रॉफिट नहीं होने का। तो वो क्या करेगा, वो इस बार क्या बनाएगा, 7,000 यूनिट्स बनाएगा। देखिए जितनी की डिमांड है उतनी हमारी क्या हो गई, सप्लायर ने पूरी करी। लेकिन इस बार हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी कितनी यूनिट्स की, 300 यूनिट्स की क्या है हमारी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है। ठीक है, अब देखिए दोनों केस में क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई हो रहा है, मतलब 10,000 यूनिट्स जब हो रही थी उस टाइम भी 10,000 सप्लाई हो रही थी। अब 7,000 यूनिट्स की क्या हो रही है, डिमांड आ रही है, तो हमारे यहाँ क्या हो रही है, 7,000 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। तो मतलब एडी और एएस तो दोनों केस में क्या इक्वल है, और हमारे दोनों केस में क्या इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसे एक बार ऐसे जानते हैं। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एएस इक्वल टू एडी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जिसमें हमारी जो इकोनॉमी होती है उसमें क्या आता है, एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड होती है, मतलब एस इजिकल टू आई होती है, मतलब सेविंग आपकी किसके बराबर होती है, इन्वेस्टमेंट के बराबर में, विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब सप्लायर ने क्या कर दिया, अपने फुलर यूटिलाइज कर दिया सारे रिसोर्स हम यूज करके, तो हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी में कोई नहीं है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं बची, तो हमने इसे क्या बोला, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी में क्या है, कोई एक्सेस कैपेसिटी तो बची नहीं है, और हमारी इकोनॉमी में क्या आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। बिकॉज अगर अब डिमांड बढ़ती है तो जो सप्लायर है वो तो उतनी ही बना पाएगा, बट उसकी वजह से क्या होगा, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि अब उतनी तो ज़्यादा प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इस टाइम हमारी फुलर क्या है, अनएम्प्लॉय हो चुके हैं सारे ज़्यादातर हमारे। ऐसी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या होगा हमारे, इट रिफर्स टू द सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इकोनॉमी व्हेन एएस बराबर एडीएस में भी एग्रीगेट सप्लाई क्या आपकी एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। ठीक है, और सेविंग आपकी किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन अभी हमने क्या नहीं करा, सारे रिसोर्सेज हमने यूज नहीं करे, हमारी एक्सेस कैपेसिटी बची इकोनॉमी में। देयर इज एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी इवन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अब हमारे यहाँ क्या है, जो सप्लायर है वो, अगर हमारी डिमांड कम होगी तो हमारे यहाँ जो सप्लायर है उसकी क्या होगी, इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने यहाँ लोगों को निकालेगा कि अब हमें इतना काम नहीं करवाना जितनी हमारी प्रोड्यूस हो रही थी पहले यूनिट, अब हमारे क्या हो रही है, कम यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो अब क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों को निकाला जाएगा काम से कि अब तो इतने लोगों को काम है नहीं, हम इससे क्या कर लेंगे, काम चलाएंगे, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो दोनों सिचुएशन में क्या था, हमारी इक्विलिब्रियम था। समझे यहाँ तक, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया, कौन सा, फुलर एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें कुछ नहीं था, बस आपको फुलर एम्प्लॉयमेंट दोनों में क्या होता है, इक्विलिब्रियम आता है, एडी इजिकल टू एएस आता है। इसमें आपका फुलर एम्प्लॉयमेंट होता है जब एएस बराबर, जब दोनों क्या हो रही है, आपके फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, इसमें क्या एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपकी एक्सेस कैपेसिटी होती है और अनएम्प्लॉयमेंट होती है आपकी इकोनॉमी में, और इसमें भी क्या होता है, आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। समझ गए। ऐसी एक हमारा आता है नेक्स्ट, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले वॉलेंट्री का वर्ड का मतलब समझिए। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, इच्छा। क्या होता है मतलब, वॉलेंट्री का मतलब होता है इच्छा। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छा से काम करना चाहता हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। जैसे इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते, नॉट विलिंग टू वर्क मतलब काम तो नहीं करना चाहते, बट और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, और एग्जिस्टिंग जो वेज रेट है उसमें भी काम नहीं करना चाहते। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल चूज टू रिमेन अनएम्प्लॉयड इवन व्हेन जॉब्स आर अवेलेबल। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं लेकिन उनके लिए क्या होती है, जॉब्स अवेलेबल होते हैं। ये एक ऐसे केस हो गए जैसे
आपकी मदर हो गई, हाउसवाइफ हो गई, वो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएट है, वो आगे चल के बन तो सकती हैं कुछ, लेकिन वो क्या बनी हुई है अभी तक, हाउसवाइफ बनी हुई है, तो ये क्या हो गई, वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ऐसे ही आपका जैसे पैकेजेस आते हैं, मतलब हमारे 5 लाख का पैकेज आया, 10 लाख का पैकेज आया मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगा, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा, अगर मेरे पास 10 लाख का पैकेज आया या 20 लाख का पैकेज आया, मैं जब काम करूँगा, मैं अपनी इच्छा से क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, मुझे इस जॉब की मतलब इस पैकेज की नीड नहीं है, मुझे इससे ही बड़ा पैकेज चाहिए, तो हम इसे क्या लिस्ट में लेते हैं, वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट में लेते हैं। ठीक है, समझ गए, वॉलंटरी अपनी इच्छा से काम ना करना। ठीक है, ऐसी ये एक हमारा इंपॉर्टेंट है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क। इसमें क्या करते हैं, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो लोग होते हैं उनको पे काम नहीं होता, इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क, उन पे क्या है, वो काम तो करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, किसमें, एग्जिस्टिंग वेज रेट में क्या क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन in this situation economy fails to create enough jobs because planned output is lower than potential output, full employment due to lack of aggregate demand। अब हमने देखा था हमारी इकोनॉमी में क्या था, ये एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इकोनॉमी फेल होती है, फुलर मतलब इनफ जॉब्स को, बिकॉज प्लान जो आउटपुट है, जितना हमने प्लान करा है उससे हमारा लोअर देन होता है पोटेंशियल आउटपुट। हमने पोटेंशियल आउटपुट देखा, हमारा पोटेंशियल आउटपुट कितना था, हमारा पोटेंशियल हम कितना कर पा रहे हैं 1000, लेकिन जो हमारा प्लान्ड आउटपुट है कि हमें इतना ही करना है 7, हमने क्या करा था पीछे 700 हमारा क्या रहा था आउटपुट, हम क्या कर रहे थे, जनरेट कर रहे थे, बट हमारी एक्सिस कैपेसिटी कितनी बची हुई थी, नहीं थी, और तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। हमारी इकोनॉमी में क्या नहीं आ रही थी, एग्रीगेट डिमांड नहीं आ रही थी। हमने देखा था ना पीछे 7000 जब यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे और 7, लेकिन हमारी इकोनॉमी में कैपेसिटी कितनी की बची है अभी भी 3000 यूनिट्स की, बट एग्रीगेट डिमांड कितनी है 7000 ही है। अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड ही नहीं बढ़ेगी तो हम इससे कैसे बढ़ाएंगे सप्लाई को, अगर सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, उसकी वजह से हमारे क्या आती है, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आती है और जॉब्स हमारी क्या हो जाती हैं, रिमेन ऐसी रह जाती है कि जॉब्स लोगों के लिए होती नहीं है। सेकेंड, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री इन्वॉल्वमेंट, नॉट द प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जब अगर हम एम्प्लॉयमेंट में अगर हम जोड़ेंगे किसी को तो हम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को जोड़ते हैं, वॉलेंट्री को नहीं जोड़ते, क्योंकि वो अपनी इच्छा से क्या है, अनएम्प्लॉयड है। हम किस में प्लस करेंगे, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को प्लस करते हैं किसमें, अनएम्प्लॉयमेंट में। जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम रेफर करते हैं प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की, ना कि प्रॉब्लम ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की। समझ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या होता है जानते हैं, एक बार देखते हैं। अब हमें देखिए नाम से पता चल रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब सभी को क्या मिली हुई है, जॉब्स मिली हुई है, मतलब सारे हमारे यहाँ इकोनॉमी में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। चलिए जानते हैं। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सारे लोग क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। एबल टू वर्क है मतलब लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। विलिंग टू वर्क है मतलब अपनी इच्छा से क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो उन्हें वेज रेट मिली है, मतलब जो उन्हें सैलरी मिली है, जो भी वेज मिली है उसमें वो क्या करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। आर गेटिंग वर्क, उन्हें क्या मिल जाए, काम मिल जाए। समझ गए, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। लेकिन हमें एक बात जाननी है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। एक टॉपिक भी आता है, एक सिचुएशन होती है जब फुल, अगर हमारी इकोनॉमी में हम कहते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा तो नहीं है कि हर इकोनॉमी में सारे लोग क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो लोग काम नहीं कर रहे होंगे। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन्स जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मीन्स ये नहीं होता कि हमारी इकोनॉमी में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, नहीं, कुछ ना कुछ तो कोई लोग होते होंगे। इसमें इसलिए कहा जाता है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसलिए कभी ना कभी तो ऑलवेज आपकी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ सम अनएम्प्लॉयड पीपल्स तो होंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड हमारे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ गए। इट इज़ अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी। आपकी कोई सी भी इकोनॉमी हो, कोई से भी आपकी कंट्री हो, उसमें कुछ ना कुछ सम लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड तो होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इकोनॉमी में सारे लोग ही क्या हैं, आपके एम्प्लॉयड, नहीं, कुछ ना कुछ तो अनएम्प्लॉयड होंगे, ठीक है।
थर्ड, इट इज अ सिचुएशन ऑफ फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम जानते हैं फ्रिक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या होता है। जैसे फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हैं, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू चेंजिंग ऑफ जॉब्स। आपकी क्या आ रही है, चेंजिंग ऑफ जॉब्स की वजह से क्या आता है, हमें टाइम मिलता है। जैसे हम नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का एक एग्जाम्पल भी था जिसे हम देख सकते हैं, जैसे मेरी कोई जॉब है, जैसे हमारी जॉब थी जिसे मैंने छोड़ दिया, अब मुझे दूसरी जॉब ढूंढने में जैसे 10 मंथ्स लग गए, 1 ईयर लग गया, 2 ईयर्स लग गए, जो मुझे जॉब ढूंढने में टाइम लग रहा है, जो उस बीच का गैप है जब तक मैं जॉब छोड़ के दूसरी जॉब नहीं ले लेता, उसके बीच में जो जॉब का मुझे पीरियड है जिसमें मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा उस टाइम, उसे क्या बोलते हैं हम, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ऐसी फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट में हो गया कि फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट जिसमें चेंजिंग ऑफ जॉब की वजह से आता है, जैसे हम जॉब चेंज कर रहे हैं उसके बीच में जो टाइम गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसको हम फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ये इट अकर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल, जैसे शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कभी पावर कट हो गया, हम बिजली नहीं आई, रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, हम अब क्या काम करें, अब तो हम खाली है ना, तो हम जीटी में कंट्रीब्यूट थोड़ी कर रहे हैं, तो हम इसे क्या बोल देते हैं, हम फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट बोल देते हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब लोगों पे इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि यहाँ पे जॉब्स आ रही हैं, यहाँ पे जॉब्स हैं, हम खाली बैठे हैं, हमें यही नहीं पता कि हमारे सामने क्या हो रही है, वहाँ जॉब्स वैकेंसीज निकली हो, हमें जाना चाहिए। ऐसे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं कि इसकी वजह से भी होता है। इन मोबिलिटी ऑफ लेबर। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे उन्हें जहाँ वो काम करते हैं उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि बाहर जाके उन्हें काम करने दे, बाहर उन्हें नौकरी मिलनी है बट यहाँ पे नहीं मिल रही, तो इससे भी क्या होता है, इन मोबिलिटी ऑफ लेबर होता है कि वो बाहर जाके काम कर नहीं पाते क्योंकि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, इसलिए वो क्या रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। वियर एंड टीयर ऑफ मशीन खराब हो गई, उसकी वजह से आप अनएम्प्लॉयड हो। शिफ्टिंग ऑफ वर्कर्स फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। जो आपके पर्सन है, जो मतलब आपकी कंपनी में क्या करते हैं, काम करते हैं, वो आपकी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में क्या हो गए, एम्प्लॉयड हो गए जाकर। अब जो उन्हें टाइम गैप लगा उसमें क्या हो गया, वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, नेचुरली सब होता है ये, ठीक है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है, जो फ्रिक्शन का टॉपिक है। अब इसका दूसरा पार्ट है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज एन एम्प्लॉयमेंट रिजल्ट फॉर लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज। जैसे आपने सुना होगा, जैसे कई इंडस्ट्रीज क्या हो जाती हैं, हमेशा के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इसमें वही आता है। जैसे इट अकर्स ड्यू टू सिचुएशन कब बनती है, व्हेन लेबर लैक एक्सपर्टाइज। जब आपकी लेबर क्या लैक एक्सपर्टाइज है, मतलब उन पे क्या नहीं हो रहा, काम नहीं हो पा रहा अच्छे से, अब इतनी एक्सपर्टाइज नहीं रही फॉर न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री। अब जो नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है उनके वो प्रेशर को नहीं झेल पाते, उनके अकॉर्डिंगली उनकी अपने आप को क्या नहीं कर पाते, अपग्रेड नहीं कर पाते। सेकंड सिचुएशन आती है व्हेन देयर इज चेंज इन प्रोडक्शन टेक्निक। अब आपकी प्रोडक्शन टेक्निक चेंज हो रही है, वो पहले हाथ से काम करते थे, अब टेक्नोलॉजी आ रही है, आपको मशीन क्या चाहिए, मशीन से न्यू वो उन्हें नहीं हैंडल कर पा रहे, उसके वजह से कुछ होती है कि कुछ इंडस्ट्रीज क्या होता है, टाइप हो जाती है, मतलब हमेशा के लिए क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। तो उसकी वजह से भी क्या बढ़ती है, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो ये क्या था, हमारे एक स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट था। ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट के क्या थे, हमारे दो पार्ट थे, कौन कौन सा, एक तो हमारा फिक्सन एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। हमने कुछ जो बेसिक टर्म्स थी वो हमने उनके बारे में पढ़ा, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनवॉलेंट्री, ये हमारा मेन था, इसे आप याद रखना, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फिर हमने पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर नेचुरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, फिर हमने इसके दो पार्ट पढ़े, कौन कौन से, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का बेसिक स्टार्ट होगा, जो हमारा मेन चैप्टर है वो अब क्या होगा, हमारे यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए जानते हैं चैप्टर में, ठीक है। अब चलिए प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। अब हमें किसके बारे में जानना है, प्रॉब्लम ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। डिफिशिएंट डिमांड होती क्या है, इसे जानने से पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। हमारी इकोनॉमी, जैसे आप देखिए, जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्लान कर रहा है कि मैं कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, 1000 यूनिट्स। अब इसमें हम क्या लेके चलते हैं, हमारी इकोनॉमी में सब क्या कर रहे हैं, प्लान्ड, हम क्या कर रहे हैं, प्लान्ड आउटपुट कर रहे हैं, सारा प्रोड्यूसर भी प्लान कर रहा है, वायर भी प्लान कर रहा है। हम इसमें एक्चुअल लेके नहीं चलते, क्योंकि हम आने वाले समय में जो प्लान होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सारा अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से चलेंगे, हम इसमें एक्चुअल लेके नहीं चलेंगे। तो जो हमारे प्रोड्यूसर्स ने प्लान करा कि हम क्या करेंगे, 1000 यूनिट्स हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो बायर था उसने क्या करा, उसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, खाली 500 यूनिट्स बाय करूंगा। क्या करूंगा मैं, 500 यूनिट्स बाय करूंगा। तो इससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर वो 500 एक्स्ट्रा क्यों बनाएगा, अब वो क्या करेगा,
वो भी क्या करेगा, खाली 500 यूनिट ही बनाएगा। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में क्या हो गई, एक्सेस कैपेसिटी बढ़ गई। अब जो ये हमारी एक्सेस कैपेसिटी बढ़ गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। जैसे डिफिशिएंट डिमांड ये होता है क्या है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड एडी इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। यही है कि जो एग्रीगेट डिमांड है हमारी, जो एग्रीगेट डिमांड है किससे कम है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई से कम है। प्रोड्यूसर तो चाहता है कि मैं अपना फुल पोटेंशियल लगा के क्या बनाऊं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हमारी जब एग्रीगेट डिमांड इतनी नहीं आ रही कि वो किसके एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो सके, तो जो प्रोड्यूसर उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे एक्स्ट्रा बनाने में मजा तो नहीं आ रहा कि उसका सामान तो खराब हो जाएगा, तो क्या करेगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा। अगर सप्लाई कम कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अगर डिमांड अगर हमारी कितनी होती, हमारी अगर डिमांड 1000 आती, 1000 यूनिट्स की होती, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होती, फुल एम्प्लॉयमेंट होती। हमारी इकोनॉमी में क्या होती, फुल एम्प्लॉयमेंट होती। कब, जब हमारी डिमांड भी किसके बराबर होती, सप्लाई के बराबर, मतलब 1000 यूनिट्स के बराबर ही हमारी कितनी डिमांड आती, 1000 यूनिट्स। तो हमारी इकोनॉमी में क्या होती, हमारी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होती। ठीक है, समझ गए। अब एडी डिफिशिएंट व्हेन इट्स लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो एडी है वो हमारे क्या है, डिफिशिएंट है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, हमारा कम है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हमारे क्या है, कम है। इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसके मुकाबले में कम है, जितनी, अगर हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारी जो एक्सेस कैपेसिटी है, हमारी कितनी हम एक्सेस कैपेसिटी बची, हमारे यहाँ 500 यूनिट्स की कैपेसिटी बची, तो हमारी एक्सेस कैपेसिटी कितनी थी, हमारी टोटल आउटपुट जब हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लगा के कर रहे थे काम, तो हमारी 1000 यूनिट्स थी, बट हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, 500 यूनिट्स से तो ही कम है। एडी डेफिशिएंट व्हेन द देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। एडी आपका क्या है, कम है। कब, जब आपकी एक्सेस कैपेसिटी आपकी इकोनॉमी में, जब आपका एडी डिफिशिएंट होगा, मतलब जब आपका एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कम होगा, तो हमारी आपकी इकोनॉमी में क्या होगी, एक्सेस कैपेसिटी होगी। ठीक है, जैसे एक अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ठीक है, डायग्राम के थ्रू कैसे समझते हैं, हमें ये तो पता है, हम हमेशा अपनी वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है हमारी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सबसे पहले हम हमेशा इनकम की लाइन बनाएंगे। वो हमेशा हमें पता है क्या, इनकम की लाइन आप बिल्कुल एक सीधी बना दीजिए यहाँ से, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, 45 डिग्री, बिकॉज जो इनकम होती है जीरो से स्टार्ट होती है और वो परमानेंटली बढ़ती जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, इनकम की लाइन हो गई, एएस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, एडी की लाइन बनाएंगे। किसकी, एडी, एडीएफ। एडीएफ का मतलब क्या हो गया आपका, एडीएफ फुल एम्प्लॉयमेंट एडी। इसका मतलब अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड, अगर फुलर यूटिलाइजेशन पे अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड 1000 यूनिट्स होती, तो आपकी इकोनॉमी में क्या होती, फुल एम्प्लॉयमेंट होती। ये तो आपको पता है ना, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड 1000 यूनिट्स होती तो क्या होती, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती। लेकिन हमारी इकोनॉमी में क्या है, एडीपी, मतलब जो प्लान एडी है, जो हमारे प्लान, जो वायर्स प्लान कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 500 यूनिट्स का क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। सॉरी 5000 हो गए, चलिए से काट दिया, कितना कर रहे हैं वायर, 500 यूनिट्स का। तो जो ये बीच में गैप है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट डिमांड। इसी को लाइन को हम, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। मतलब जो एडीएफ है और एडीपी है, उसके जो बीच का गैप होता है वो होती है हमारी डिफिशिएंट डिमांड। मतलब हमारी इकोनॉमी में कितनी हमारी डिफिशिएंट है डिमांड का, वो हमें किससे पता चलता है, जितनी हमारी एक्सेस कैपेसिटी होती है उतनी हमारी क्या होती है, डिफिशिएंट डिमांड होती है। ठीक है, एक बार इसकी ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। अब एक बार ये देख लीजिए, ये इसका एरो होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड आपकी क्या है, एग्रीगेट डिमांड आपकी कम है किसके मुकाबले में, एग्रीगेट सप्लाई में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। एक आज जैसे ये वाली वीडियो थी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं डिफिशिएंट डिमांड। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक्सिस डिमांड पढ़ेंगे। अब आई होप हम जो नेक्स्ट वीडियो उसी में क्या इंक्लूड कर दें, जो उसकी मतलब जो सोल्यूशन से इनको, जैसे हमारी जो प्रॉब्लम है डिफिशिएंट डिमांड या एक्सेस डिमांड की, इनको दूर कैसा करा जाए। जो प्रॉब्लम शायद वो प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड हो या उसके लिए भी एक पार्ट 3 बने। तो हम अपना जल्दी जल्दी चैप्टर क्या करेंगे, पूरा करते जाएंगे। ठीक है,
एक बार इसकी ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस में क्या लिखा है, एडीएफ इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एडीएफ के लिए एग्रीगेट डिमांड फुल अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एडी चाहिए जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके हमारी इकोनॉमी में। एडीपी मतलब प्लांट एडी विच इज लोअर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, इसमें क्या है हमारी कमी है किसकी, लोअर देन एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडीएफ एंड एडीपी हमने देखा, एडीएफ और एडीपी का जो डिफरेंस है बीच में जो लाइन थी उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं, ईएफ। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिफिशिएंट डिमांड। कॉजेज के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हमने चैप्टर 7 में पढ़ा था कि एडी हमारे कितने बन के से मिलके बनता है, हमने पढ़ा था कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। हमने यही पढ़ा था कि एडी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम से मिलकर बनता है। जब हम एग्रीगेट डिमांड सेक्टर्स की 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या करते हैं, एग्रीगेट प्लस कर देते हैं। हमें पता है सी मतलब प्राइवेट कंजप्शंस होते हैं एक्सपेंडिचर, ये आई हो गया हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारी करती हैं कंपनीज, जी हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गए, हमारा एक्सपोर्ट हो गया, हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। चलिए अब कॉजेस क्या है डिफिशिएंट डिमांड का। अगर डिफिशिएंट डिमांड है तो मतलब हमारा क्या हो रहा है, जब हमारी डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है तो हमारी कंजप्शन भी क्या होगा, कम होगा। अगर डिमांड कम होगी तो हमारी क्या होगी, कंजप्शन भी हम कम करेंगे। कंजप्शन कम होगा तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी हम कम मानेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी हम क्या मानेंगे, कम मानेंगे। और जो हमारे एक्सपोर्ट है उसे भी हम क्या मानेंगे, कम मानेंगे। और जो हमारे इंपोर्ट है उसे हम क्या मानेंगे, ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज ये क्या है, नेगेटिव में। ठीक है, एक बार इसे हम अलग अलग करके लिख लें। जैसे सी हमारे जो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, हम क्या बोल रहे हैं, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं हमारे, कम हो रहे हैं। जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं कंपनीज वो क्या हो रही है हमारी, कम हो रही हैं। ऐसे हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हो रहे हैं, वो भी कम हो रहे हैं। जो एक्स है हमारा, वो क्या है हमारा एक्सपोर्ट, वो हम क्या कर रहे हैं, वो भी कम कर रहे हैं। और जो हमारा इंपोर्ट है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज वो क्या है हमारा नेगेटिव। इंपोर्ट हम बाहर से सामान क्या मंगा रहे हैं, ज़्यादा मंगा रहे हैं। ठीक है, एक हम इसमें एडिशनली और देखते हैं, इंक्रीज इन इनकम। सरकार ने अगर हमारी क्या बढ़ा दी, इंक्रीज इन इनकम। हमारी इकोनॉमी में अगर सरकार ने इंक्रीज इन टैक्स, अगर हमारी इकोनॉमी में टैक्सेस बढ़ जाएं तो उससे क्या होगा, जैसे आप सपोज करिए आपकी इनकम कितनी है 1000 रुपीज़, उस पर पहले टैक्स ज़्यादा था 300 का। चलिए सरकार कितना टैक्स लेती थी आपकी 1000 रुपीज़ की इनकम पे, 300। ठीक है, जो आपकी डिस्पोजल इनकम थी वो कितनी बची आपकी, 800। ठीक है, आपकी 700 हो गई। अब 1000, अब सरकार ने क्या करा, हम 400 टैक्स लेंगे, तो अब आपकी डिस्पोजल इनकम कितनी बच रही है, 600। आपकी कितनी बच रही है, आपकी 600। ठीक है, अब आपने देखा होगा आपकी डिस्पोजल इनकम कम हो गया। अब आपकी इनकम कम होगी तो आप कंजप्शन भी कम करोगे। अब आप क्या करोगे, आपकी सेविंग्स भी क्या होंगी, कम होंगी। तो ऐसी हमारे टैक्स इंक्रीज हो जाते हैं, उससे हमारी क्या हो जाती है, कंजप्शन कम हो जाता है, हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, एक एक करके जानते हैं। पहला, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर हमारे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिडक्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब एमपीसी, मतलब जो हमारा एमपीसी है वो क्या हो जाएगा, कम। मतलब जितना हम कंजप्शन करने की सोचे थे, हम अपनी इनकम का कितना पार्ट कंजप्शन करेंगे। और इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू सेव, अब हम अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव करेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा एमपीएस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो एमपीसी है कंजप्शन, वो क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। समझ गए? सेकंड, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो आपका रिडक्शन, अगर आपके प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या हो जाएंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपकी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज बिजनेसेस क्या होंगे, कम खुलेंगे, लोगों को भरोसा कम होगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज सिचुएशन ऑफ पुअर बिजनेस एक्सपेंडिचर, आपके बिजनेस एक्सपेंडिचर जो होंगे कम हो जाएंगे, आपकी इंडस्ट्रीज बिजनेसेस वो हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा नीड है। थर्ड, अगर रिडक्शन हो किसका, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे कम हो रहे हैं बिकॉज अगर, क्योंकि उनके बजटरी कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, उनके कुछ बजट्स में प्रॉब्लम आ गई, द गवर्नमेंट में कर्टेज कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंड ड्यू टू बजटरी कॉन्स्टेंट्स की वजह से उनके बजट में कुछ प्रॉब्लम होगी।
फोर्थ, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट में क्या आ रही है, डिक्लाइन, कमी आ रही है। फॉल इन एक्सपोर्ट इम्प्लाइज फॉल इन एक्सपेंडिचर ऑन द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी इकोनॉमी में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट मतलब लोग गुड्स क्या कर रहे हैं, उन्हें कम खरीद रहे हैं बिकॉज क्योंकि वो शायद महंगे हो। ऐसी राइज ऑफ इंपोर्ट, हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। इंपोर्ट्स आर नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ एडी। एडी के लिए क्या है, एग्रीगेट डिमांड के लिए एक नेगेटिव कंपोनेंट है, हमारा कंपोनेंट है। इंपोर्ट्स में राइज व्हेन इंटरनेशनल प्राइस आर लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। डोमेस्टिक प्राइस से जैसे यहाँ पे कोई 100 रुपये की चीज़ है, वहाँ 60 रुपये की मिल रही है अमेरिका में, तो लोग क्या करेंगे, वो वही चीज़ मंगाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। डोमेस्टिक प्राइस से आपके लोअर प्राइस है कहाँ पे, आपके इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। ऐसी इंक्रीज इन टैक्स रेट, आपकी टैक्स रेट इंक्रीज कर दिया, आपकी डिस्पोजल इनकम क्या हो गई, कम हो गई। इंक्रीज इन टैक्स मीन्स लोअर डिस्पोजल इनकम विद द पीपल, इट रिड्यूस देयर कैपेसिटी टू स्पेंड। अब इससे लोगों की क्या हो जाती है, कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, किसकी, खर्च करने की, कंजप्शन करने की। एस एडी डिक्रीज, इसकी वजह से क्या होता है, आपका एडी डिक्रीज हो जाता है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है हमारी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट एडी। अब हम जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट एडी के बारे में, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट एडी। अब हम क्या जानेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, हम इसे क्या भी बोल सकते हैं, रिजल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे, रिजल्ट्स भी बोल सकते हैं। मतलब जब हमारी इकोनॉमी में डिफिशिएंट एडी है, मतलब एडी क्या है हमारा, कम है, तो इसके क्या रिजल्ट्स निकल के आ सकते हैं। सबसे पहला हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है, डिफ्लेशनरी गैप होगा सेकंड। थर्ड क्या होगा, अनडिजायर्ड स्टॉक होगा। फोर्थ क्या होगा हमारा, लॉस ऑफ आउटपुट। इसमें क्या माना जाता है, जैसे जो प्रोड्यूसर है वो क्या प्लान कर रहा है, इसमें हम क्या लेते हैं, प्लान्ड आउटपुट। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि मुझे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, प्रोड्यूसर ने क्या करा, 1000 यूनिट प्रोड्यूस करी। लेकिन जो बायर था, बायर ने क्या किया, मैं तो 500 यूनिट्स ही क्या करूंगा, बाय करूंगा। उसने क्या प्लान करा कि मैं क्या कर रहा हूँ, 500 यूनिट्स बाय कर रहा हूँ, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंट एडी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के बारे में। सबसे पहला हमारा क्या ये कॉन्सिक्वेंसेस है, इसमें क्या देखा जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ये देखा जाता है कि ड्यू टू डिफिशिएंट एडी, जब आपका क्या है, डिफिशिएंट डिमांड आपकी क्या है, एडी है, मतलब क्या है, आपका जब एग्रीगेट डिमांड कम है, प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर है वो फुल्ली क्या नहीं कर पा रहा, अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा प्रोडक्शन कैपेसिटी को। तो इसमें हम एग्जाम्पल, जैसे हमने एग्जाम्पल लेता है, जो प्रोड्यूसर है वो 1000 यूनिट्स क्या करना चाहता है, प्रोड्यूस करना चाहता है, कर रहा है। लेकिन जो बायर है वो क्या कर रहा है, 500 यूनिट्स क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है बाय करने की। तो अब जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या करेगा, एक सेकंड हटा देते हैं, क्लीन। जो प्रोड्यूसर है वो 1000 यूनिट्स कर रहा है, जो बायर है वो क्या कर रहा है, 500 यूनिट्स क्या कर रहा है, बाय करने की कर रहा है। बट अब जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या करेगा, 500 यूनिट्स ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें क्या लिखा है, एबल टू फुल्ली यूटिलाइज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो प्रोड्यूसर है अब एबल नहीं है कि वो क्या कर सके, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सके, बिकॉज अब उसका सामान तो उसे खराब करने नहीं, वो भी क्या करेगा, 500 यूनिट्स ही क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। प्लान्ड आउटपुट रिमेन लेस देन द पोटेंशियल आउटपुट। अब जो प्लान्ड आउटपुट है, पोटेंशियली तो कितना कर सकता है, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, बट अब वो भी कितना करेगा, 500 आउटपुट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक्ट इन द इकोनॉमी। फिर हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम आएगा। इससे क्या होगी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। अब क्योंकि वो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कम कर रहा है, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट की आपकी सिचुएशन आएगी, ठीक है। डायग्राम देखते हैं, डायग्राम वही हमारा, ये एक्स एक्सेस, ये हमारी वाई एक्सेस, हमारी वाई एएस की लाइन, ठीक है। इसमें हमने देखा कि जो हमारी एडी की लाइन होती है फुलर एम्प्लॉयमेंट की होती है। अब जो ये होती है हमारी एडीपी प्लांट एडी होता है, ठीक है। अब जो हमारा ये हो रहा है, ये क्या है, हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की लाइन, जहां हमारा इक्विलिब्रियम ओरिजिनली होना चाहिए था, जहां हमारा अच्छा माना जाता है। जितना ज़्यादा हमारा ऊपर होता है ना, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो ये क्या है, हमारी सबसे अच्छी लाइन होती है। बट अभी हमारा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ। अभी हमारा कहाँ है, आना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन आ कहाँ रहा है, यहाँ पे, समझ गए। इसी को क्या बोलते हैं हम, अंडर
एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हमारा इक्विलिब्रियम अब क्या आ रहा है, कम आ रहा है। एक एडिशनली बात बता दूं, वो जो आगे आएगी। अब जो आपकी, इसे हम ओ मान लो, आपकी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है पहले, इतनी, ठीक है। लेकिन अब इनकम कितनी आ रही है आपकी, इतनी। ये ओ एम मान लो, इसे ओ एन मान लो। ये आपकी क्या है, इक्विलिब्रियम इनकम है। जितनी अब आपकी आ रही है वो आपकी क्या है, ओ एन। आनी कितनी चाहिए थी आपकी, ओ एम। समझ गए। जैसे हमने डिफिशिएंट डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड क्या है हमारी, ई एफ है। ई एफ क्या है हमारी, डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। जो हमारा स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट डिमांड। ड्यू टू डिफिशिएंट डिमांड, डिफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा है आपका एट पॉइंट क्यू पे। अगर आपकी क्या है, डिफिशिएंट डिमांड की वजह से इक्विलिब्रियम जहां होना चाहिए था वहां ना आके क्या आ रहा है, उसके अलावा पहले आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी इज लेस देन फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी। अब जो आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी है वो किससे कम है, लेस देन है फुलर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जीडीपी से। इससे क्या आपका कम है। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है हमारा, डिफिशिएंसी गैप। डिफिशिएंसी गैप क्या होता है, एक बात तो हमें पता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे तो हम डिफिशिएंट डिमांड बोलते हैं, ठीक है। एक इसी का ही नाम होता है डिफिशिएंसी गैप, इसी का भी दूसरा नाम क्या होता है, डिफिशिएंसी गैप, ठीक है। अब इसे एक बार ध्यान से सुनिए। अब जैसे प्रोड्यूसर है, उसने 1000 यूनिट्स क्या करी, प्लान करी, वो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन बायर ने क्या करा, 500 यूनिट्स बाय करने का प्लान करा, ठीक है। अब जो उसकी एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, जो उसकी एक्स्ट्रा यूनिट्स है वो उसको क्या करेगा, अनसोल्ड आ जाएंगी उसकी, उससे क्या बोलेगा। अब जब उसकी वो यूनिट्स बिकेगी नहीं, जब उसकी डिमांड ही कितने की आ रही है, 500 की आ रही है, अब वो उसकी जो एडिशनल 500 यूनिट्स है जो बिकेगी नहीं, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे उनके क्या कर देगा, प्राइस लेवल को क्या कर देगा, कम कर देगा। प्राइस लेवल को क्या कर देगा, उनके कम कर देगा। आपने देखा होगा हमारी इकोनॉमी में जब कई सारी यूनिट्स चीज़ों की जब प्राइस गिरने लगते हैं तो हमारी इकोनॉमी में क्या आती है, डिफ्लेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। डिफिशिएंट डिमांड कॉजेज डिफिशनरी गैप इन द इकोनॉमी। डिफिशिएंट डिमांड की वजह से क्या आता है, हमारी डिफ्लेशनरी गैप आता है हमारी इकोनॉमी में। डिफ्लेशनरी गैप किसके बराबर होता है, हमारा डिफिशिएंट डिमांड के बराबर होता है, क्योंकि हम अपोजिट उसी बोलते हैं। इट इज मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन, ये किसको हम मेजर करके आता है, डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, एडी करस्पॉन्डिंग टू फुलर एम्प्लॉयमेंट एंड प्लान एडी। जो हम फुलर एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, हम प्लान कितना कर रहे हैं 1000 का, बट हम प्लान ओ सॉरी हमारा फुलर कितना है 1000 और प्लान कितना का कर रहे हैं हम 500 यूनिट्स का, ठीक है। देखिए जब हमारा लो एडी होगा उसकी वजह से हमारी क्या होगी, लो इन्वेस्टमेंट होगी। हम एग्रीगेट डिमांड जब कम करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या करेंगे, हम कम करेंगे। इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो हमारा आउटपुट भी कम लगेगा। आउटपुट कम होगी तो हमारा क्या होगा, इनकम कम होगी। अगर फिर इनकम कम होगी तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, कम करेंगे। अब ये साइकिल क्या आएगी आपकी, ऐसी ही चलती जाएगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो आपका आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम से आपकी इनकम कम, अगर आपकी इनकम कम तो आपकी एग्रीगेट डिमांड, आप कंजप्शन भी क्या करोगे, कम करोगे, डिमांड क्या करोगे आप, कम करोगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड क्या आता है हमारा, अनडिजायर्ड स्टॉक। इन केस ऑफ डिफिशिएंसी एग्रीगेट डिमांड प्रोड्यूस आर नॉट एबल टू सेल एल देयर प्लान टू सेल। अब जो डिफिशिएंट एडी मतलब डिफिशिएंट एडी जब आपका कम होता है तो जो प्रोड्यूसर है एबल नहीं होता कि वो सेल कर सके अपना प्लान। जो उसने प्लान करा है कि मैं इतना सेल करूंगा प्रोडक्ट, वो क्या नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। जैसे प्रोड्यूसर ने वही बात है 1000 यूनिट क्या करी, प्रोड्यूस करने की सोची, बट जो बायर है वो 500 कर रहा है। अब जो उसका एडिशनल वो क्या रह जाएगा, अनडिजायर्ड रह जाएगा। ये क्या रह जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा इसका, ठीक है। अब वो क्या करेगा, इट लीड्स टू अनडिजायर्ड स्टॉक। अब इसका क्या रह गया, अनडिजायर्ड स्टॉक रह गया। क्लियरेंस ऑफ अनडिजायर्ड स्टॉक। अब इस स्टॉक को अनडिजायर करने क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए क्या करेगा, फॉलिंग प्राइस उसके क्या करेगा, प्राइस को गिरा देगा। प्राइस गिरा देगा तो डिफ्लेशन आएगा हमारी कंट्री में। अब सेकंड, फॉल इन प्लान्ड आउटपुट फॉर द ईयर हैड। इसमें क्या लिखा है, अब वो जब नेक्स्ट ईयर आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा, कम करेगा, क्योंकि फॉल इन प्लान्ड आउटपुट फॉर द ईयर हैड, जो अब नेक्स्ट ईयर आने वाला है जब उसमें वो प्लान जो उसने कराया तो उसमें क्या कर देगा, कम कर देगा आउटपुट, क्योंकि उस पर तो इस साल क्या है, बचा हुआ है, ठीक है। इट कॉजेज डिफ्लेशनरी स्पाइरल इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में क्या आ जाएगा, डिफ्लेशनरी स्पाइरल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा,
लॉस ऑफ प्रॉफिट, अब हमारी इकोनॉमी, हमें इससे क्या होगा, लॉस होगा प्रॉफिट में। डिफिशिएंट डिमांड कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉफिट। रीजन, हमारी इकोनॉमी क्या होगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट होगा। इसके रीजंस क्या है, सबसे पहला, प्रोड्यूसर आर नॉट एबल टू क्लियर देयर स्टॉक एंड टू क्लियर अनडिजायर्ड स्टॉक। जो प्रोड्यूसर है वो क्या नहीं है, एबल नहीं है कि वो क्लियर कर सके अपना स्टॉक, और ये भी नहीं कि वो जिसका अनडिजायर्ड स्टॉक है वो क्या हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है। सेकंड, प्रोड्यूसर डिक्रीज प्राइसेस, प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, अपने प्राइस को डिक्रीज कर दिए, उसका उससे क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा। इकोनॉमी इज ट्रैप इनटू लोअर लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, तो हमारी इकोनॉमी किस में चली जाएगी, एक ट्रैप में चली जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। आपने देखा होगा जब हमने डायग्राम देखा था तो हमारी एडी की लाइन थी, इसमें हमारा ये यहाँ पे था अंडर इक्विलिब्रियम, और लेकिन आ कहाँ पे रहा था, यहाँ पे, फिर हमारे इसमें कहाँ चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, इसकी वजह से, ठीक है। हमें क्या चले जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हैं हम, अंडर इक्विलिब्रियम लेवल में जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसमें हम क्या फंस जाते हैं, इस जगह फंस जाते हैं हम। इसमें हमें क्या जाना होता है, आगे जाना होता है, जितना ज़्यादा ऊपर रहता है उतना ज़्यादा हमारे लिए क्या रहता है, ये फायदेमंद रहता है। जितना हमारा आप एडी जो हमारा डिफिशिएंट है, मतलब कम है, तो उसकी वजह से बेरियस बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हो गया, हम इसे क्या भी कह सकते हैं, पुअर बिजनेस होगा, मतलब कितना हमारा बिजनेस हो सकता है, खराब हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब बिजनेस खराब होगा तो हमारी लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट से हमारा लो आउटपुट होगा, लो आउटपुट होगी तो हमारी लो इनकम होगी, और एम्प्लॉयमेंट हमारी इकोनॉमी में क्या होगी, कम होगी। अब अब हमारी जब हम पे काम करने के लिए कुछ है ही नहीं तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में क्या होगी, हमारे यहाँ लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। ये क्या था, हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट था, ये हमारी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थी इसके रिजल्ट से। हमने क्या देखा, हमने कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ी डेफिशिएंट एडी की, सबसे पहले हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पढ़ा, सेकंड हमने क्या पढ़ा, डिफ्लेशनरी गैप पढ़ा, थर्ड हमने क्या पढ़ा, अनडिजायर्ड स्टॉक के बारे में पढ़ा, फोर्थ क्या पढ़ा हमने, लॉस ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ा। समझ गए, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा पार्ट क्या होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने पार्ट 2 में। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई कर दूंगा। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे, एक्सेस कैपेसिटी के बारे में। आई होप शायद हम इसमें सोल्यूशंस भी ऐड करें, अगर नहीं हो पाया तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके लिए अलग से एक पार्ट 3 बना देंगे जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो सके, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।